स्वागत है। ब्रेक के बाद महासंग्राम 2022 शंखनाद लगातार हम बने हुए हैं। न्यूज 18 की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी की सरकार बनने का दावा किया है। हो गया है। क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे, आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं। वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया। तो हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हैं, मनोज रघुवंशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने, और मेरे सहयोगी अमित शुक्ला लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर मौजूद है, वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत मिश्रा हमारे लखनऊ के रिपोर्टर भी हमारे साथ है। मनोज जी, 21 जनवरी को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और आज तारीख है 8, यानी कि अगर हम देखें तो 10-12 दिन का वक्त ही बचा है और इन्हीं दिनों में सभी राजनीतिक दलों को फर्स्ट फेज के अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना होगा। क्या आपको लगता है कि सभी दल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? देखिए, वैसे तो तैयारी होती है, मतलब हर एक पार्टी को मालूम होता है कि हमारा इस क्षेत्र में कौन प्रभावशाली है और कौन जीत सकता है, और ज्यादातर लोग जीतने वाले को ही टिकट देना चाहते हैं, चाहे वो आपराधिक पृष्ठभूमि का भी क्यों ना हो। तो ये तो है कि उनको पता होता है कि हमारा कौन है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई इलेक्शन से एकदम बिल्कुल 15-12 दिन पहले ही नॉमिनेशन से पता लगता है कि हमारा कौन आदमी जमीन पे काम कर रहा है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव से पहले जोड़ तोड़ ज्यादा होती है। कोई किसी की पार्टी वाले को या कैंडिडेट को टिकट देना चाहते हैं, ऐसा पूर्व में इतिहास में रहा है। इस बार ऐसा खास मौका मिल नहीं रहा है। हाँ, लॉबिंग जितना लॉबिंग का वक्त होता है वो यही वाला लास्ट वाला ही होता है। इसी में जो भी कोई मतलब ये देता है वो देता है, मतलब आप तो जानती हैं क्या क्या होता है। तो लॉबिंग का यही है, इसका नाम कटवा दिया, इसका वो तो देखिए होगा ही होगा, वो अभी भी होगा। अच्छा मनोज जी, अखिलेश यादव से अभी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अखिलेश यादव अब भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं और वो वर्चुअल माध्यम को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस, योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस, बीएसपी की मायावती का कॉन्फिडेंस, जब सबका कॉन्फिडेंस हाई है तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा कौन सा चुनाव पर हावी रहेगा? ये तो आखिरी महीने में ही होगा कि कौन सा मुद्दा। बीजेपी की कोशिश होगी कि सब लोगों को खींच के अपने पाले में ले आए, हिंदुत्व का विषय, राष्ट्रवाद का विषय हो, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सबको खींच के जो है वो किसान और बेरोजगारी और इस पे ले जाए, कोरोना पे ले जाए। अब कौन सफल होता है कबड्डी में इस पाले में लाने के में या उस पाले में जाने में, कौन सफल होता है, ये आखिरी महीने में तय होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, कबड्डी में सबने अपने संकेत दे भी दिए। होती है तो इस तरह से अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं पूछ लूं विकास से।
हाँ, जो बात मनोज जी कह रहे हैं संकेत उस बात के सबने दे भी दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 6:01 पर ट्वीट किया है कि भगवा लहराता रहेगा। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, समाज में नफरत बढ़ती जा रही है, तो ये संकेत दे रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव किसानों का मुद्दा उठा ही रहे हैं। विकास जी हमारे साथ हैं, तो एक सवाल मेरा विकास आपसे है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और समाज में नफरत बढ़ती जा रही है। तो आप 5 राज्य जीत जाएंगे, ये आत्मविश्वास है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस का, ये अति आत्मविश्वास है? देखिए, ये राजनीति की जो है आत्मविश्वास से नहीं चलती है, परिस्थितियों से चलती है। आप 5 राज्यों को समेत पूरे देश में देखिए, इस वक्त महिला हिंसा नंबर 1 पर है अगर उत्तर प्रदेश है, और 5 राज्यों में आप देख रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा इन्होंने बात किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 69% बजट इन्होंने महिलाओं के का जो था इसी अभियान का खा लिया। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, ना हमारा आरोप है, ये संसद की प्रवक्ता समिति ने बताया, समिति ने इनको ऊपर आरोप लगाया कि आपने पैसे का दुरुपयोग किया। तो 6 करोड़ मतदाता तो अकेले उत्तर प्रदेश में है, 6 करोड़ महिला मतदाता जिनके लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, उनकी साड़ी खींचने का विषय रहा हो, चाहे हाथरस की घटना रहा हो, चाहे उन्नाव की बेटी का मुकदमा तक उन्नाव में नहीं लिखा गया, उसको रायबरेली में लिखा गया। ये बहुत बड़ा विषय है कि आपने महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात किया, उनको महिला सशक्तिकरण के लिए आपने कोई काम नहीं आवाज बन रही है और महिलाओं को कैंडिडेट बनाने की बात वो कांग्रेस पार्टी शुरू से महिलाओं की आवाज रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक लेकर के आज वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के का नेतृत्व करने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी आई है, और खास तौर से महिलाएं उनके साथ जुड़ रही है और आत्मविश्वास का अनुभव। अगर प्रियंका जी कह रहे हैं कि लड़कियां लड़ सकती हूं, तो आदित्य सिंह को इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी क्यों हो रही थी कांग्रेस पार्टी में भाई कि उनको बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, आदित्य सिंह का चरित्र और चाल चेहरा सब आपको पता है। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे मैं प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं। आदरणीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व से ही पहचान बनाने वाले लोग अगर ये सोचते हैं कि विपक्षियों के साथ हाथ मिला के दगाबाजी करके इस कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को कमजोर कर देंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह आदरणीय सोनिया गांधी का सपना है महिलाओं को सशक्त करना। 33% आरक्षण की बात किया, लगातार भाजपा पीछे भाग गई, और आज अगर अदिति सिंह उनके साथ खड़ी है तो इसका मतलब वो महिलाओं की विरोधी है और वो अपनी वही सामंती सोच से देश को आगे नहीं आने देना चाहती है और आधी आबादी का हक मारने के लिए भाजपा किसी के चरित्र पर या किसी के हम नहीं चाहते, और चैनल इस बात का समर्थन भी करता है। मनोज रघुवंशी जी, सवाल यह है कि जाति के अंगणित को हम तमाम दलों को देखते हैं, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, चाहे 22 का, चाहे 19 का, चाहे 14 का, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जाति के गणित बनाते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इससे पहले हम देख चुके हैं बीएसपी को प्रबुद्ध सम्मेलन, बीजेपी विजय संकल्प यात्रा, बीजेपी भी तमाम तरह के जातिगत समीकरणों को साध कर कोशिश कर चुकी है। अब जब कैंडिडेट सिलेक्शन होगा और वर्चुअल माध्यम से संवाद होगा, तो आपको लगता है ये जातिगत चीजों को कैसे साधा जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जाति का यूपी बिहार में जाति का रोल तो सबसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक बात आपने भी देखी है जी, कि जैसे जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का कार्ड खेला जी, और वो हार गए। क्योंकि जाति का खेल आप मतलब देखिए, मैं विराट कोहली से क्रिकेट खेलूंगा तो हार ही जाऊंगा ना, मैं विराट कोहली से चेस खेलूंगा, शतरंज खेलूंगा तो जीत जाऊंगा। जाति का खेल बीजेपी का नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती खेला, हार गए। समाजवादी पार्टी का है। मनोज जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहते हैं। असल में सतीश माना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर में हमारे सहयोगी अमित गंजू है, उनके साथ सतीश माना जी, उनके पास चलते हैं। अमित, क्या कह रहे हैं सतीश माना जी, कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी आज चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कि क्या होगा 2022 में बीजेपी के लिए? 5, 6, 7 जी अमित, आवाज आ रही है आपको? लगता है अमित से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तब तक। हाँ, तो देखिए, जाति मतलब जब हिंदुत्व की बात होती है तो सब लोग एक हो जाते हैं, तब जाति की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बीजेपी हिंदुत्व की बात करने में सफल होती है कि असफल होती है, इस पर निर्भर करेगा कि वो जाति के विषय से ऊपर। नहीं तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सिटिंग एमएलए हैं जो जातिगत समीकरणों को फिट बैठते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी नहीं उनके? तो तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम खबरें चल रही थी कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अब कटने तो होते ही हैं, कटेंगे है ही है, मतलब बीजेपी इसमें प्रेशर में तो है ही है, तो टिकट तो कटेंगे ही कटेंगे, बहुत सारे कटेंगे।
लेकिन बुनियादी बात की अगर आप जात के विषय पे लड़ेंगे तो आप उसके माहिर नहीं हैं, आप हिंदुत्व के माहिर हैं। जात में देखिए, मायावती ने ब्राह्मण दलित एक वो कर लिया, वो जीत गई। तो या अखिलेश के पास यादव हैं, मुस्लिम कॉम्बिनेशन तगड़ा होता है, बीजेपी के पास ये सब नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मनोज रघुवंशी जी रोकेंगे आपको। असीम, कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लिया, ये बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आईपीएस असीम अरुण। असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, कानपुर के पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला यहां पर, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असीम अरुण ने वीआरएस लिया है, कन्नौज सदर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। आज की उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने यहां पर वीआरएस लिया है, इस वक्त की बड़ी खबर। फेसबुक पोस्ट के जरिए यहां पर यह जानकारी सामने आई है। असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर इस बात की घोषणा की है। यह सबसे अहम और बड़ी खबर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, उन्होंने यहां पर फेसबुक पर पोस्ट लिखकर इस बात की घोषणा की है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आईपीएस असीम अरुण। फेसबुक पोस्ट के जरिए यहां पर इस बात की घोषणा की गई है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लिया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे आईपीएस असीम अरुण। असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर इस बात की घोषणा की है, कन्नौज सदर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये फेसबुक का पोस्ट यहां पर लिखा गया। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, उत्तर प्रदेश के और ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। जी हाँ अनुपम, ये बहुत बड़ी खबर है। और अभी अभी मेरी असीम अरुण से बात हुई, असीम अरुण ने फोन पे इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि हाँ, उन्होंने वीआरएस ले लिया है। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि योगी आदित्यनाथ से और तमाम जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे संपर्क हुआ था, वो उनकी नीतियों से प्रभावित रहे हैं और अब उनको अब एक और मौका मिल रहा है कि वो देश सेवा करेंगे दूसरे तरीके से और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करने जा रहे हैं और जैसा बिल्कुल ऋषभ, रोकेंगे आपको, सीधे कानपुर का रुख करेंगे। अमित गंजू हमारे साथ है, उनके साथ मंत्री सतीश महाना जी हैं। अमित, देखिए मैं आपका अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर की ये सबसे बड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है कि यहाँ एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कमिश्नर पुलिस एडीजी रैंक का ऑफिसर है, उसने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वो वीआरएस ले रहे हैं। और हमारे सूत्र बताते हैं कि वो कन्नौज की सदर सीट से भाजपा से चुनाव भी लड़ने का मन बना चुके हैं और सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। इसी कड़ी में हमारे साथ सतीश महाना जी बैठे हैं। सर, बीजेपी की तरफ एक आईपीएस का कदम, देखिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर श्रीमान असीम अरुण जी ने पुलिस कमिश्नरी के बाद अपने प्रभाव से एक बहुत अच्छा काम किया। कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत अंकुश लगाया। अपने हर कार्य में दक्ष और दक्षता प्रमाणित करने वाले श्री असीम अरुण जी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक मजबूत साथी जो समाज के हित में काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, ये कुछ अच्छी बात है और हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। सर, ब्यूरोक्रेट्स की अगर फहरिस्त देखी जाए, उसमें एक करंट ब्यूरोक्रेट फिर जुड़ गया आपके साथ, कितनी बड़ी कानपुर और कानपुर के आसपास के जनपदों के मामले? समाज में हर व्यक्ति के साथ इस समय काम करते हैं, जिस समय सरकारें काम करती हैं, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता और अपनी महत्व होता है। और जिस समय हम कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन से उठकर यहाँ पर आते हैं, तो फिर ऐसे साथी जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया हो और उसमें बेदाग तरीके से वो समाज के काम में हमेशा अग्रणी स्थान के ऊपर रहे हो, तो उनका जुड़ना स्वाभाविक रूप से पार्टी और संगठन को मजबूती देता है और समाज को एक मजबूत साथी सेवा करने का एक अवसर मिलता है। सर, फादर उनके डीजी, यूपीएससी के चेयरमैन, और अब वो खुद, अभी उनकी लगभग 5 साल की जॉब और बची है। क्या आप लोगों की बात हुई, संगठन में उनके बुलाव हुआ या सदस्यता के लिए क्या कब बुला रहे, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट यहाँ के लीडर है, पूरे उत्तर प्रदेश माना जाए आज के? ये निर्णय पार्टी ने करना है और पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय किया गया होगा, तभी उनके द्वारा इस प्रकार का एक इच्छा जाहिर करी गई होगी और पार्टी ने उसको स्वीकार किया होगा। क्योंकि पार्टी में किसने काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ये इंडिविजुअल के द्वारा अपनी इच्छा जाहिर की जाती है। जैसे हम लोग पार्टी के लिए जिसमें टिकट मांगते हैं, हम बताते हैं कि हमारे को टिकट चाहिए, फलां क्षेत्र से टिकट, हम सब कार्यकर्ताओं की बात करें, मेरी अपनी बात, तो उन्होंने जरूर पार्टी स्तर के ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष से, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा इसके संदर्भ में हुई होगी
अब आगे उनकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी तय करेगी। सर बस एक आखिरी सवाल, कानपुर जनपद में सारी विधायकों की कोई आचार संहिता लग गई, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मन बनाया होगा किस तरह भेजना है, क्योंकि कन्नौज के मूलतिया रहने वाले हैं, कन्नौज या उन्नाव, क्योंकि ये एससीज का एक चेहरा माना जाता है, आईपीएस लॉबी में सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस आज की डेट में। ये निर्णय करना मेरा ना तो मेरा अधिकार क्षेत्र है और ना ही मेरी जानकारी में है। मुझे ये तो पार्टी को निर्णय करना है कि आगे उनकी क्या भूमिका होगी, पार्टी में किस जिम्मेवारी के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, ये पार्टी संगठन ने। सर उन्होंने कभी आपसे इस विषय में जिक्र किया, क्योंकि देखिए आप भी कानपुर से मिनिस्टर, कई बार बात हुई इस संगठन के विषय में, क्यों आना चाहते हैं? मेरी पार्टी के संदर्भ में कभी उनसे बात नहीं हुई कि वो आना ही, मेरे लिए भी एक सुखद आश्चर्य था मैं कहूँगा। लेकिन क्योंकि जब से वो पुलिस कमिश्नर बने और पुलिस कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में, जिसमें कानपुर महत्वपूर्ण नगर था, मेरी उनसे बहुत क्लोज नेट में बातचीत होती थी, क्योंकि हम एक ही लाइन जा रहे हैं। महाराज जी पूछिएगा हमें जरूर। अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस। बहुत सारे ऐसे लगभग 1-1.5 साल में इनके द्वारा निर्णय किए गए, इनके द्वारा जो कार्य किए गए, जो घटनाएं हुई उसको किस तरीके से खोला गया, किस प्रकार से उनको सजा दी गई, ITS के क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर काम किया गया, हर जितने भी इनके साथ काम करने वाले अधिकारी थे, सबको पूरी तरीके से इन्होंने जहाँ उपयुक्त स्थान के ऊपर बिठाकर उनकी जिम्मेवारी को पूरा करने का इन्होंने जो नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी के माध्यम से, वो सराहनीय है। सर मुंह मीठा कराने जाएंगे उनका, कि मुंह मीठा कराने कैसे रहेगा? मुंह तो मीठा कराएंगे, भाजपा में आपके परिवार में जुड़ रहे हैं। मुंह मीठा तो स्वाभाविक रूप से उनका भी मुंह मीठा और हमारा भी मुंह मीठा। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि इनके परिवार में एक ब्यूरोक्रेट और जुड़ा है, और चुनाव से ठीक आज आचार संहिता से कुछ घंटे पहले जैसे घोषणा हुई और डेट्स तक गले रुक गई। सतीश माना सर, अब चुनाव इस बार, क्योंकि आप लगातार जीतते चले आ रहे हैं 6 बार से, अगर मैं गलत बिल्कुल 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 हमें हम आएंगे आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मनोज रघुवंशी जी, कितना बड़ा प्रभाव यहां पर, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का दखल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, उसमें असीम अरुण का नाम भी जुड़ गया। जी बिल्कुल। देखिए ये एक बीजेपी में ये तो एक खासियत है कि ब्यूरोक्रेसी के अच्छे लोग, डिफेंस सर्विसेज के अच्छे लोग उनके यहाँ शामिल होते रहे हैं, और नहीं भी डायरेक्टली पार्टी में शामिल होते। जैसे अब मथुरा में शैलजाकांत मिश्रा जी को मथुरा वृंदावन पूरा रीजन उसको संभालने का काम दिया है, तो मतलब वो पार्टी में वैसे चाहे औपचारिक रूप से ना हो, लेकिन मतलब वो काम तो एक अच्छे आदमी है, काम कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के अंदर एक बात है कि वो अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट है इन लोगों के प्रति। बीजेपी की एक देखिए कमी है, इनके पास मनोज जी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, कि समाजवादी पार्टी कहेगी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जितने भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप देखिए वीआरएस लेके बीजेपी के पास जा रहे हैं। ठीक बात है। नहीं, उनका अपनी जगह वो कहेंगे तो उनका शंका है या उनका इल्जाम मतलब अपनी मान्यता रखेगा, लेकिन ये बात भी है ना कि लोग रिटायरमेंट के बाद एक पार्टी में ज्यादा जाना चाहते हैं, तो क्या बात है, क्या खास दिया जाए। विकास जी से मैं पूछ लेता हूं। विकास जी, भाई आपकी पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं आना? क्यों असीम अरुण ने वीआरएस लेने के बाद कांग्रेस में जाना उचित नहीं समझा? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव बना के जा रहे हैं? देखिए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और क्यों जा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, पर हम इतना जरूर कहेंगे, इस पे चाहे जो भी आरोप आप कांग्रेस पार्टी पे लगाइए, कि अब की बार जो योगी सरकार चली है वो केवल ब्यूरोक्रेट्स के दम पे चली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अभाव है, अच्छा चुनाव लड़ने वाले लोगों का अभाव है। सतीश महाना जी अभी मुस्कुरा रहे थे, मुंह मीठा कराने जा रहे थे किसी अधिकारी का, पर हमें अच्छी बात वो होती कि अपने किसी कार्यकर्ता का मुंह मीठा कराते, जिसने संघ और शाखा लगाई हो, जिसने आंदोलन में उनका साथ दिया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर वो मुंह मीठा कराते तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग जो जीवन भर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, हमको पता है, आपको भी पता है, हम सब सामान्य लोग हैं, किस तरीके से उनके दरवाजे फरियादी जाते हैं और कैसे उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। ये सारे लोग अपने रसूख का अपना प्रभाव बना के रखते हैं पार्टियों पर। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी आपका भी शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। महासंग्राम 2022 में लगातार न्यूज 18 आपको हर तस्वीर हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। रुकना एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए हमारे साथ।